प्रोफेसर जीएल पुंटांबेकर आज आपको महाराष्ट्र के पूना शहर के नज़दीक मांजरी में संचालित एक बाल आश्रम की संचालिका सिंधुताई सबकाल से लिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को सुनाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के लिए सिंधुताई सबकाल नई नहीं है, सैकड़ों पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। विशेष बात यह है कि ये सिंधुताई सबकाल, जिनकी 9 वर्ष की आयु में एक 50 वर्ष के व्यक्ति से शादी कर दी गई थी और इन्हें मजबूरी में भीख मांगने की अवस्था निर्मित हुई, परंतु उस भीख मांगते समय इधर उधर से पढ़े गए साहित्य और अपनी अलग सोच के चलते इन्होंने ये कोशिश की कि मुझे मिली हुई भीख लोगों को बांटनी चाहिए। ऐसा करते करते उन्हें कई बार ऐसा लगा कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, पर उसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उन्हें लगा कि नहीं, मरना नहीं चाहिए, बल्कि मरने वाले को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी सोच के साथ अपने भिखारी वेश में ही वे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने पहुंची। अपनी जिद से 3 दिन बाद उनसे हुई मुलाकात से उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट में गरीबों के प्रति होने वाले अन्याय से मुक्ति दिलाई और यहीं से उनका सफ़र चालू हुआ। फिर उन्हें लगा कि उनको अनाथ बच्चों को भी बचाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। ये संकल्प जब चालू हुआ तो उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को उन्होंने पूना के दगड़ू शेठ धर्मशाला में इसलिए रखा क्योंकि ऐसा ना हो कि अनाथ बच्चों को पालते समय मेरे अंदर की माँ उन अनाथ बच्चों के साथ कोई अन्याय करे। ऐसी सोच के साथ बहुत कम पढ़ी लिखी भिक्षा मांगने की अवस्था वाली महिला अगर आज 2 बड़े अनाथाश्रम चलाकर, एक गौशाला केंद्र चलाकर अगर कसाईयों से गायों को बचा रही है और ऐसा महाराष्ट्र में एक नया प्रयोग उन्होंने किया है और आज लगभग 80 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरीके से उत्साहित, बिना किसी सरकारी सहायता से इतना बड़ा सेवा कार्य करने वाली सिंधुताई सबकाल, जिन पर मराठी में एक फिल्म भी बन चुकी है, मैं इस शख्सियत से आपको मिलवाकर ऐसे प्रयासों के लिए जो समाज के लिए और खासकर महिलाओं की ताकत को दर्शाने वाले हैं, ऐसी शख्सियत से उनके एक्सक्लूसिव लिए गए इंटरव्यू के माध्यम से मैं समाज में यह बताने की कोशिश करता हूं कि आज बच्चे और महिलाएं अगर ये सोच अपने दिमाग में रखते हैं तो छोटे संसाधनों के बाद भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो आइए और देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिंधुताई सबकाल के साथ। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपका और आपके मिशन का
हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय अभिनंदन कर रहा है, क्या बात है, कॉलर टाइप हो गई ना मेरी। वो मिशन का इसलिए क्योंकि देश दुनिया में सभी लोग जिनके पास पैसा होता है, संपन्न होते हैं, सेठ होते हैं, वो दान धर्म और इस तरह का काम करते हैं। पर आपका जो जीवन शुरू हुआ और आपका जो कुछ मिशन के लिए ये जो आपने आगे बढ़ाया, ये इतना अनूठा है कि उसका जो भी जानेगा वो हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करेगा ही, भले ही वो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे। आज मैं आपके साथ में इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे देश की जो हिंदी बेल्ट है उस तक आपके इस मिशन को पहुंचाना चाहता हूं, ये पहला उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जब ये विचार आया, ये मुझे मेरी आपके बारे में जानकारी जो मिली कि 9 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, फिर एक छोटी बच्ची हो गई, आपकी परिस्थिति खराब थी और उन खराब परिस्थितियों में जो कुछ अखबारों के टुकड़ों से स्टेशन पर रहकर जो आपने पढ़ा, वो उस साहित्य ने आपके इस जीवट व्यक्तित्व को बनाया, ऐसा जो मेरा संकल्पना है ऐसा है। तो पहली बात तो ये कि साहित्य का बड़ा रोल, तो थोड़ा सा उस बारे में आप हमें बताएंगे कि ऐसी कुछ कविताएं जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो। वो क्या है बेटा, वो मेरे को साहित्य नहीं मिला। हाँ। कभी पूरा किताब नहीं मिला मेरे को। मैंने रास्ते पर कागज पढ़े होते हैं ना, वो मैंने पढ़ा। हाँ। और मेरे पति मेरे को पढ़ने नहीं देते थे तब। माँ को भी बहुत विरोध था। तो मैं, पति ने मेरे कागज जलाना, मेरे सामने बैठ के पति ने कागज जलाए थे पति। हाँ। क्योंकि मेरे को पढ़ना नहीं आता और मेरी वाइफ होकर भी पढ़ती है, तो वो जब कागज जलाते तब मेरे कलीजा जल गया, सब को लगता था। फिर उनको कागज नहीं जलाना चाहिए, मेरे कागज उनके हाथ में नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं वो कागज खा लेती, पानी पी लेती। तब मैंने जब कागज खाए, वो अभी आ रहे अंदर से बाहर। अच्छा। और मैं बोलना सीखी। माने आपका मतलब ये है कि वो कागज आपने पढ़ के जो अंदर डर के खाए, वो उनकी जो रचनाएं थी वो अंदर से ही आपके दिमाग में आई और आज वो बाहर निकल रही है। मैं कागज कभी हाथ में, इतना मैं भाषण देती मगर मेरे हाथ में कभी कागज नहीं होता। हाँ, अंदर से आता। इसका मतलब ये है कि साहित्य का ये रूप शायद ही किसी साहित्यकार को मालूम हो जो आपका अनुभव है। बहुत अभिनंदन। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपके बारे में सुना कि ये जो विचार आया, आपकी इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई, उस समय आप कहाँ थी और कैसे मुलाकात हुई? तब मैं बेलघाट में थी, यानी चिखलदरा में थी, सातपुरा में थी मैं। हाँ। उधर से एमपी लग गया और वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट था, अभी भी है। हाँ। तो वो टाइगर प्रोजेक्ट का ओपनिंग इंदिरा गांधी ने किया था और वहाँ सबको पैसे मिलते थे मगर आदमी काटने के बाद उसको नहीं मिलता था। तो मैं एक फोटो लेके, एक आदमी का रीछ ने पूरा आंख निकाला था, खड्डे थे आंख के जगह और वो खून के आंसू बहाता था। तो मैंने वो फोटो लेके इंदिरा गांधी को मिलने गई थी मैं तब। क्या हिम्मत थी मेरी। और मैं 3 दिन बाहर बैठी, मेरे को वो लोग हकार देते थे, ए काय बैठी, क्योंकि मेरे को मैं नहाई नहीं थी, फटा हुआ मेरे आंख पर कपड़ा था, तो कौन मेरे को अच्छा बोला। तो मैं नहीं उड़ती थी, मैं बोलती थी नहीं उनको मिलना है। तो फिर तीसरे दिन वही बाहर आ गई। अच्छा। क्या करना है, क्या बोलते है, क्या काम है। मैंने फोटो दिया उसके हाथ में। आपने ओपनिंग किया था वो मेलघाट में, महाराष्ट्र में, और वो महाराष्ट्र में जहाँ आपने ओपनिंग किया वहाँ का गरीब रो रहा है, खून के आंसू बहा रहा है, क्या हो गया ये। मैंने फोटो ही दिया था, रीछ ने काटा है, मैं इसको कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ करिए। तो वो उसको कैसा का कैसा हो। फिर आपने कोई कविता सुनाई उनको? नहीं, वो मेरे को अंदर लेके गए। और बैठने के बाद मैं बोली तू ये क्यों करता है क्या। तो मैं बोली मैं दुखी थी इसलिए दुख के लिए करती हूँ, और अच्छा करने की मंजिल बहुत खतरनाक होती है, यानी मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है। आपने ही तो मंजिल तय किया है। वो सोपी अच्छी नहीं थी। मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है। वो वाह वाह बोली। और गाना सुनाया मैंने कि हमसे न तो खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। ये इसका नाम जिंदगी है। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला,
उसके फटिया चल को तू सीने की बात कर, उसके फटिया चल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में इंदिरा गांधी बोली जीने की बात कर। क्या बात है। तो जीना रहे, जीना सीख, जीना है। मैं बोली वही मैं कर रहे हूँ और वो न्याय मिल गया। अच्छा, उसको न्याय मिला। फिर उनकी तरफ से कोई अभी तो तहसीलदार घूमता है बाबा, किसको काटा है क्या, पकड़ा है क्या, पैसा देता पैसा। मन इसका मतलब वो जो निर्णय हुआ वो आज तक लागू है, लागू है, कायम से कायम से। अभी गरीबों को न्याय मिला, ये मैंने किया, बस किया। फिर आपने के दिमाग में जब ये आया कि इन अनाथ बच्चों को मदद करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, ये विचार कहाँ से आया और कैसे आया? नहीं, वो विचार नहीं आया। मैं खुद अनाथ थी ना। और मराठी में बोलते ये थे बाहर जाती, मैं अनाथ थी। मेरे को गैया के तबेले में बच्चे हो गए थे और लोगों ने पूरी गैया छोड़ दिया था मेरे ऊपर, वो दौड़े और मैं मरे। तो जब मेरे को होश आया तो मैं बेहोशी में बच्चे हो गई थी मेरे को, और एक गैया मेरे ऊपर खड़ी थी। मैंने वो सुरक्षा दे रही थी? यस, मेरे आंख पर खड़ी थी और वो पूरे गैया को हकल रही थी और वो उसके भाषा में बोल रही थी इधर आना मत, यानी बच्चा है, माँ है, अपन भी माँ है ना, आदमी ने डाला अपन बचाएंगे ना। तो मेरे को ऐसा लगा ये बोल रही सबको और पूरे गैया को वो हकल रही थी। मेरे पास किसी को भी आना नहीं देती थी और मेरे को चिल्ला चिल्ला के उठा रही थी और उसके चिल्लाने से मेरे को होश आया। मैंने देखा बाप रे, मेरे को बच्चे हो गए और ये गाय के नीचे मैं हूँ। मैं उठी, खड़ी हो गई, उसका गला पकड़ के मैं रोई और उसको मैंने बोला तू गया होकर मैया हो गई, अभी मैं पूरी जिंदगी मैया बनूंगी, पूरी जिंदगी। तो आपने इस अनाथ आश्रम के साथ ये जो गौ सेवा केंद्र उसको मैंने यही उसका प्रेरणा है, ये प्रेरणा है कि ये गैया ने मैया बना, मेरे को बचाया। अभी मैं 250 गैया को बचा रही, खाटी को बेचा हुआ गया मैं छुड़ा के लाती। अच्छा। और मैं गया की भी माया हो गई, एक गैया ने मेरे को बचाया। ये गौरक्षा केंद्र और ये सब बड़ा सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इसका कारण है। और गैया को मारो मत बाबा, वो माया है। माँ बनने के बाद गैया बच्चों को पालती है रे, उसको मारना नहीं बेटा, उसका जिंदगी रखो। और एक बात है बेटा, मैंने मेरी बच्ची पैदा हुई, उसका जन्म नाल मैंने पत्थर से काटा। 16 पत्थर मारने के बाद नाल कट गया और ससुराल वाले ने पत्थर मार मार के हकल दिया, मैके ने भी हकल दिया, पति ने छोड़ा इसलिए। तब मैं भीख मांगती थी। मेरी उम्र 20 साल की थी और मैं रेलवे में भीख मांगती थी और मैं सोचती थी कि मेरे को गाना आता तो मेरे को खाना बोलता, खाना मिलता, क्योंकि मेरे को गाना आता। जो लोग गाना नहीं गाते उसको खाना नहीं मिलता ना। अच्छा, तो आप गाना गा के वो खाना इकट्ठा कर? मैं गाना गाया तो लोग मेरे को खाना देते और बच्ची वाली थी ना, इसलिए ज्यादा देते। तो मैं शाम को रात को मैं कौन से भी स्टेशन पे आती, मेरे को घर नहीं था और मैं सोचती मेरे को गाना बोलने के बाद खाना मिला, ये लोगों को नहीं मिला तो चलो बांट के खाते। अच्छा, उन्हीं जिनको खाना नहीं मिला उनको आप अपना हिस्सा बांटती? सब हम एक जगह बैठ के खाना खाते। जिसको मैंने खाना दिया वो मेरे को छोड़ के नहीं गए, बहुत बड़ी बात है। मेरे खुद के रिश्तेदार ने मेरे को छोड़ दिया, मगर मैंने जिसको खाने को दिया उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ साथ आए और संस्था बन गई। इसलिए रोटी का नाता बहुत खतरनाक होता है बेटा, बहुत घट्ट होता है, बहुत प्यार का होता है। बस भीख से यहाँ तक आ गई। फिर आपकी अपनी बच्ची को आपको दगड़ू शेठ की धर्मशाला में रखना पड़ा? अरे बाप, वो निर्णय के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो क्या हो गया, मैं सोचती थी कि चलो कितने बच्चे की गरज है माँ की, और मैं भी माँ हूँ, तो क्यों नहीं मैं और बच्चे को सोचो। नहीं, उसका और एक हो गया था कि मैं रात को खाना खा के एक दिन मैंने सोचा था चलो आज मर जाए। मैंने 3 बार मरने का विचार आया, मगर अनसक्सेस आत्महत्या। अच्छा। ये समाज को जरूरत थी। हाँ, तो मैं उस दिन सोचा था रात के 2 बजे थे और जो भिखारी को मैं खाने को देती वो मेरे इर्द गिर्द सोते, मेरे को बीच में सुलाते। रोटी का नाता कैसा। और मैंने सोचा कि वो ओरिजिनल भिखारी जल्दी सोते और मैं डुप्लीकेट भिखारी, सोना नहीं आता ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज मर जाते हैं, भिखारी भी सो गए, अपन मर जाते हैं, नहीं ये जिंदगी नहीं चाहिए मेरे को।
और मैंने रात के 2 बजे थे, कहीं घड़ियाल पे टोल पड़े 2 के, और मैंने मेरी बच्ची मेरे पेट को बांधी, क्योंकि मरने के समय माँ बेटी एक जगह मरे, उसको पीछे नहीं रखना। तो मैंने उसको मेरे पेट को बांधी, और बची हुई रोटी थी वो भी मैंने साथ लिया। अच्छा। सही बात तो यह है कि मरने के लिए जा रही, रोटी काहे के लिए? मगर मरीज ने तो भूख लगी। एक सामान्य आदमी जैसा सोचता है, वैसा मैंने सोचा। तो मैंने मरते समय भी रोटी साथ नहीं लिया, चलने लगी मैं, थोड़ा सा चली, और वही टाइम एक भिखारी जोर जोर से रो रहा था, बीमार था, बहुत बीमार था, और वो बोल रहा था कि बाबा मैं अभी मरने वाला हूँ बाबा, मेरे को कोई नहीं बाबा, मैं भिखारी हूँ बाबा, मेरे को प्यास लगी बाबा, अभी मैं मरने वाला हूँ बाबा, कोई है रे बाबा, मेरे को इतना सा पानी पिलाए बाबा मरते समय। मैं सोच रही थी कि सिंधु ताई तुम मरने के लिए जा रहे हो, और मरने के लिए वो जा रहा मगर पानी मांग रहा, थोड़ा पुण्य करके मरे ना, पुण्य करके। और मैं रुक गई, उसके पास गई, उसको मैंने उठाया, उसको मेरे हाथ को झटका लगा, इतना बुखार था, और मैंने उसको बोला बाबा पानी पी के मत मरो ना, मेरे साथ रोटी भी है ना, वो रोटी खा के पानी पी के मरो ना। और फिर मैंने उसको रोटी खिलाई, पानी पिला, और वो मराज नहीं, वो इतना आधार चाहिए था, मराज नहीं वो। फिर मैंने सोचा गलती कर रही सिंधु ताई, जो मरने वाला था उसको तूने रोटी खिलाई पानी पिलाया, तो वो मरा नहीं ना, फिर खुद मरने के बजाय मरने वाले के लिए जीना सीख सब मरने वाले के लिए जिएंगे। और मैंने जीना शुरू किया। फिर सोचा कि तू तो औरों के लिए जीना चाहते हैं, और बच्चे के लिए जीना चाहते हैं, जिसका बच्चे रहते ना किधर किधर, तो ये काम करना, एक तो खुद की बच्ची की माँ बन, नहीं तो औरों की बच्ची की माँ बन, और तेरे को औरों की बच्ची की माँ बनना है तो खुद की बच्ची पास में मत रख, क्योंकि माँ गलती कर सकती है, तेरी अंदर की माँ गलती कर सकती है। तू संभाले हुए बच्चों को पानी पिला के सुलाएंगे, और खुद के बच्चे को यानी अंधेरे में लेके खिलाएंगे, स्वार्थ आ सकता है, आ सकते हैं, क्यों माँ हो ना, वो गलती कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं मेरी बच्ची की माँ नहीं बनूंगी। फिर मैंने श्रीमंत दंगू से हलवाई गणपति ट्रस्ट को मेरी बच्ची दिया, उन्होंने सेवा सदन में रखा, पूरा खर्चा उन्होंने किया, वो 12वीं तक सेवा सदन, BA तक गरवारे कॉलेज पुणे उन्होंने खर्च किया, और MLW पतंगराव कदम ने करके दिया, जो वन मंत्री थे महाराष्ट्र के, और अभी मेरी बच्ची एक बच्ची की माँ हो गई, और मैं हजारों बच्ची की माँ। वाह, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने ये जो निर्णय लिया कि अगर मैं अपनी बच्ची को रखूंगी तो ये स्वार्थ आ सकता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो साहित्यिक या कुछ सोच है जो अच्छे लोगों के पास शायद नहीं होती। और एक बात है, अभी तो मेरे को डर लगता था मेरी बच्ची से, अभी हजारों बच्ची की मैं माँ हो गई, मगर मेरी बच्ची से मेरे को डर लगता था, क्योंकि अभी वो मेरे को पूछ सकती है मेरी माँ किधर है, तू हजारों की माँ बन गई, अरे मेरी माँ किधर है, और हमें आपने उस समय छोड़ा, जब मेरे को माँ चाहिए थी तब तूने छोड़ा, मेरी माँ किधर है, मेरे को डर लगता था। मगर पत्रकार ने मेरे बच्चों को पूछा कि ममता क्या होना है, मेरी बच्ची ने बोला ममता ने कि मेरे को मेरी माँ की माँ होना है। टेंशन हो गया मेरा कि मेरी बच्ची मेरे पर स्वीकार करती है, मेरी माँ की माँ बनना है, इतना इज्जत करती है कि माँ की माँ बनना है, माँ की बनना है। क्या बात है, कॉलर टाइट हो गई ना मेरी, क्या बात है। अब एक प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी और ऐसी संस्था और ऐसी तरीके से उभारी हुई संस्था, इसको सरकारी मदद कोई मिली कि नहीं मिले। 20 लड़की की मदद है उधर सासवड़ में, 20 लड़की का ग्रांट मिलता है, 20 लड़की का। अच्छा। वो भी समाज कल्याण मंत्री आए थे 10 साल पहले, तो उन्होंने वो 20 लड़की का दिया था। अभी तक तो वो 100 बच्चे मगर ग्रांट नहीं है, यहाँ भी बच्चे मगर ग्रांट नहीं है। मैं नॉन ग्रांटेड हूँ, बस जनता को बोलती देना उसका भला ना देगा। परंतु आपका सोचना ये है कि अच्छा हुआ, वो ग्रांट मिलती है तो मैं जरा कमजोर होती, मिलते हैं खाते हैं चलने दो, मगर वो मिला नहीं, वो अच्छा हो गया। मेरे को ताकत से खड़ा क्योंकि हर रोज और भूख तो हर रोज लगती है, 8 दिन में नहीं लगती, तो भूख के वास्ते मैं तड़प की जिंदगी जिया मैंने कि चलो रोटी चाहिए रोटी। वो लड़की के खाली मुंह मेरे को दिखते थे, और सिंधु ताई तेरे को आराम करने के लिए अधिकार नहीं है, चलो मांगते रोटी मांगते और खिलाते, नहीं तो मैंने किया। इतनी बड़ी बात। अब एक छोटी सी बात ये है कि अब आपका ये सारा जो खर्च है वो आपके भाषणों से होने वाली आय से चलता है। भाषण
अब भाषण नहीं तो राशन नहीं। राशन नहीं, परंतु ये तो ठीक है, आपकी अवस्था भी ऐसी है। अब ये संस्था आपने आगे कैसे चलेगी, ये कैसे सोचा है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके भाषण, आपकी कला ये चल रही है नहीं, मेरे बच्चे तो मेरे जैसे नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेंगे नहीं, परंतु वो जिस योग्य। और एक बात है बेटा, मैं जब दुनिया में जिंदी थी तब मेरी माँ ने भी नहीं सोचा कि मैं क्या करना है। तो अपन मेरे बाप ने भी मेरे को सलाह ने तुम क्या करना है। तो आप दुनिया वालों ने मेरे को लात मारी, मगर बोला किसी ने नहीं कि कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो मैंने किसी का सुना नहीं, किसने मेरे को बोला नहीं, फिर भी मैं खड़ी हो गई। मेरे बच्चे भी खड़े होना चाहिए। वाह। मेरा कमाया हुआ, मेरा लाया हुआ वो खाते तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये सोचना चाहिए कि एक माँ ने इतना बड़ा खड़ा किया, अपन क्या करते हैं? अपन तो पढ़े लिखे हैं, मैंने उसको अडाने नहीं रखे, पढ़े लिखे किया। तो उन्होंने सोचना है अभी कि अपन क्या करना है। मैंने अकेले ने इतना बड़ा किया, तो वो सब एक जगह होके करेंगे, ये मेरे को काट लिया। वाह, विश्वास है मेरे बच्चे ये रुकने नहीं, ये ऐसा होगा ही निश्चित, हमको भी ऐसा विश्वास है। क्योंकि ये थे पाई जाति जो मराठी में बोलते हैं कि उन्होंने वहीं से किना सीखा, उन्होंने भूख देखी, उन्होंने तड़पना देखा, उन्होंने गरीबी देखी, वो तो मेरे से भी अच्छा काम करेंगे। वो मैं ये विश्वास मुझे क्यों है, कल मैं आपके आश्रम में आया और मैं जब आपके आश्रम में घूमा तो एक बच्चा ऊपर बैठकर 13-14 साल का होगा, वो क्या पढ़ रहा था? वो गांधी का दर्शन पढ़ रहा था। मैंने उससे बात की और मुझे लगा कि हम लोग अपने विश्वविद्यालय में और सभी जगह कह के और मोटिवेट करके लेक्चर के माध्यम से भी बच्चों को ये मोटिवेट नहीं कर पाते कि वो गांधी का दर्शन पढ़ें। और आपके यहाँ का बच्चा अगर गांधी दर्शन पढ़ रहा है तो निश्चित ही आपका विश्वास फलेगा फूलेगा और हम अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करेंगे। एक छोटी सी बात और, आपके जो छोटे छोटे अनुभव है एक एक लाइन में, दानदाताओं के बारे में आपके क्या अनुभव है? सरकार के बारे में तो आपने बता दिया, बच्चों के बारे में आपको कोई परेशानी, उनके अनुभव थोड़ा सा, और समाज में तो खैर आपको ये सब इतना आपका जो हुआ मिला ही है, पर थोड़ा दानदाताओं के बारे में। और एक चीज और पता लगी मुझे कल थोड़ी सी, कि जिन बच्चों के बारे में रिश्तेदारों की जानकारी है वो भी अपने बच्चों को देखने कम आते हैं या नहीं आते? नहीं आते ही नहीं, आते ही नहीं। ये भी एक बड़ी बात नहीं है। और मेरे बच्चे भी राह देखते नहीं उनकी, नहीं देखते, बस मैं उनकी माँ, वो मेरे बच्चे, हमारा घर ही अलग है। घर ही अलग। ये बच्चा मेरा जो पहला संभाला हुआ बच्चा है, उसके रिश्तेदार मिले थे। मैंने ढूंढा था कि ये कहीं तो है, कहीं इसकी जगह है, कहीं इसका घर है। ठीक है, मैंने यानी रेल के पटरी से उठाया उसको, मुंह से खून गिर रहा था, मगर इसको किसी ने डाला, यानी इसको कोई है तो उसका रिश्तेदार मिला, उसका गांव मिला, और उसके जगह पर मेरी संस्था खड़ी है। मैंने उसको बोला, दीपक तो अभी बड़ा हो जा बेटा, तेरे तब उसको 2 बच्चे थे शादी करने के बाद। तो वो बोला, नहीं माँ, तूने मेरे को संभाला नहीं होता तो मैं कहाँ जाता। ये ठीक है, ये मेरे नाम की जगह है, मेरे को दिया है मेरे पंजोबा ने, तो मैं खुद के लिए नहीं दूंगा, अभी और एक शाखा निकलेंगे अपन। और देखो मेरे बच्चे की भलाई की, उन्होंने वो उसको मिली हुई जगह और घर मेरे संस्था को दिया, और वो खुद चला रहा। उसके बेटे को अभी 2 बेटे हो गए। अच्छा। और एक बात है, कैसा रिश्ता ये, जब वो पाला हुआ है, संभाला हुआ है, और मेरी बच्ची जो है वो मेरे को, मैंने जन्म दिया है, तो अभी भी वो मेरी बच्ची मेरे पास आके बैठती है ना, तो वो जो पहला है ना संभाला हुआ, वो पीछे से मेरे को बोझ करता है। उसको नहीं, उसको नजदीक मत लेना, मैं तेरा बेटा हूँ, वो नहीं। जो बच्चे छोटे बच्चे में करते हैं, वो फीलिंग अभी है, वो अभी आजूबा बन गया, फिर भी वो बोलता है उसको मत लेना, मैं हूँ। इसका मतलब आप में जो सुरक्षा लगती है कि आपके छीनने का, और मेरे बेटे भी उसको बोलते हैं, जा रहे तेरे को माँ दे दिया मैंने। ये उसका भी त्याग, ये मेरी कमाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को इस तरह का अनुभव होता है। अब एक छोटी सी लास्ट आखिरी बात, कि ये समाज कहता है या बुजुर्ग लोग खासकर ये शिकायत करते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी गलत रास्ते जा रही है, बर्बाद है, या इस तरह के मिशन में उसका ध्यान नहीं है, पैसा उड़ा रही है। तो आपको क्या इसके बारे में कहना है? थोड़ा नहीं, वो क्या है बेटा, पीढ़ी आज की जो है ना, वो हल्का फुल्का नहीं सुनती। उसको रेल चाहिए, स्पीड चाहिए।
मेरे ऊपर तो तरुण पीढ़ी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। माँ आने के बाद पूरा जो मुगट्टा होता है तरुण यानी युवा, आज का युवा, तो बात ये है बेटा उसको खींचना ही, आइकॉन चाहिए उसको, आदर्श चाहिए। अगर सही आदर्श मिलेंगे वो झुक जाते हैं। यही मेरा विश्वास है ये जो कि युवा पीढ़ी और ज्यादा पुरानी से और अच्छी है, और उनको तो केवल प्रेरणा चाहिए, और अगर सही प्रेरणा और जन्मे हुए बच्चे को तुमने खाना खिलाया तो वो नहीं पच सकता रे। हाँ। उसको दूध में पानी डाल के पिलाना पड़ता है। हाँ। वो मैं करते हैं। हाँ। वो मैं करते हैं। दूध पियो मगर बेटा काय का पिया, कैसा पिया, काय के लिए पिया, ये सोचो क्या करना है आगे। हाँ। कल की बात खुदा के हाथ, जीना तो है। हाँ। और ये जीते जीते मेरे को सबने मदद भी करना है, क्योंकि ये रुकना नहीं चाहिए। ये मिशन अगर रुक गया तो पूरी तरफ से मेरे को मदद है, तो मैं और भी बड़ा हो जाऊँ, और भी बड़ा हो जाऊँ। नहीं, हमें उम्मीद है माई कि आपका ये मिशन फलेगा फूलेगा भी, मदद भी मिलेगी, और सरकारी छोड़ के बाकी मिलेगी। और सरकार को नहीं चाहिए मेरे, क्योंकि फिर वो जो सरकार को सरकार की जगह रहने दीजिए, तुम मेरे सरकार बनो ना। हाँ, जनता मेरी सरकार होना चाहिए। मैंने इतना बड़ा मैंने मेरा पल्लू इतना दुख झेला मैंने, अभी तुम थोड़ा मदद तो दो, और चलना तो चाहिए। एक आखिरी अभी मैं जरा थक गई ना। अभी मैं थोड़ा थक गई, अभी ज्यादा इधर उधर फिरती तो जरा लगता है कि चलो अभी थक गए मैं। तो अभी सबने मेरे को मैंने हजारों बच्चों को संभाला, 250 दामाद है मेरे को, 250, फिर सबकी शादियां भी आप यहीं लगा। हाँ ना, फिर मैं हूँ ना, कोई है ही नहीं उसको, और 49 बहू है मेरे को, और मैंने इतने ये सब को संभाला। अभी दुनिया वालों ने मेरे को संभालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मेरे संस्था को संभालना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, ये चलना चाहिए, ये मिशन चलना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपके मिशन को, आपकी जीवटता, कर्म को, और ये ईश्वर मुझे लगता है कि हर समय किसी न किसी आइकॉन को, किसी न किसी आदर्श को समाज में भेजता है, और आपका आदर्श युवाओं को, दानदाताओं को सही जगह लाके खड़ा कर, सही दानदाताओं को भी सही जगह की जरूरत होती है। दान देने वालों की मुझे विश्वास है कमी नहीं है, आओ मेरे पास, कमी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक पल्लू खाली है मेरा, करो तुम्हारे प्यार से भरो, है ना। आपको प्रणाम करते हुए नमस्कार।